हेलो बच्चों, ये स्पेशल सेशन है जिसमें हम जेई एडवांस 2025 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो फिजिक्स पेपर 1 के क्वेश्चंस देखते हैं। पेपर 1 मुझे लगता है पेपर 2 से थोड़ा इजियर रहा, पर पेपर 2 भी उतना टफ तो नहीं लगा मुझे, जैसा कि कई लोगों ने बोला है कि बहुत ही ज़्यादा टफ था, वैसा तो नहीं था। इनफैक्ट कुछ क्वेश्चंस तो मुझे काफ़ी इजी भी लगे हैं पेपर 2 में भी और पेपर 1 में भी। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। और बच्चों, स्मार्ट टेक्निक भी हम कोशिश करेंगे। जेई एडवांस तो हाईएस्ट लेवल है, उसमें भी अगर स्मार्ट टेक्निक से क्वेश्चन हो जाए, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो चलिए भाई, जेई एडवांस 2025 पेपर 1 फिजिक्स, हम क्वेश्चंस कुछ देखते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक रिंग है और एक डिस्क उसके अंदर है, ये वाली डिस्क है, और डिस्क का जो सेंटर है वो एक स्प्रिंग से जुड़ा है। स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया है। रिंग का रेडियस बहुत बड़ा है डिस्क के रेडियस के रिस्पेक्ट में। स्प्रिंग का अदर एंड पेरिफेरी पे फिक्स है। बोथ रिंग एंड डिस्क आर इन सेम वर्टिकल प्लेन, यानी वर्टिकल प्लेन में ही मोशन होगा। डिस्क कैन रोल अलोंग द इनसाइड पेरिफेरी ऑफ द रिंग विदाउट स्लिपिंग। ये प्योर रोलिंग करेगी डिस्क। स्प्रिंग स्ट्रेच या कंप्रेस अलोंग द पेरिफेरी ही हो सकती है। डिस्क बॉटम पे है। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मानकर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सीएम पता लगाना है, यानी ओमेगा रादर पता लगाना है। तो बच्चों, यहां से डिस्क को मैं थोड़ा सा आगे भेज रहा हूं, थीटा एंगल, स्मॉल एंगल ही लेंगे हम। एंड ये रेडियस कितना हो गया बच्चों, यहां से यहां तक है कैपिटल आर और ये है स्मॉल आर, तो ये रेडियस हो गया आर माइनस आर, राइट। और यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट एक्स मान लेता हूं। तो सबसे पहले एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये रिलेशन हमें मिल गया भाई। एक्स डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है वही एक्सटेंशन है, यहां से स्प्रिंग यहां तक जुड़ी थी और अब यहां तक जाएगी, तो एक्सटेंशन यही हो गया है एक्स। देयरफॉर इजी बनाने के लिए मैं एनर्जी की इक्वेशन लिख देता हूं। जब ये यहां से इधर पहुंचेगा थीटा एंगल पे, पोटेंशियल एनर्जी mg रेडियस r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये पोटेंशियल एनर्जी है, प्लस हाफ mv स्क्वायर, प्योर रोलिंग कर रहा है, प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर भी लेना होगा। फिर ओमेगा लिखो, फिर कन्वर्ट करो, उसकी जगह मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चों काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, यानी लीनियर अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी। डिस्क के लिए b अपॉन ए प्लस बी फॉर्मूले से हमारा बन जाता है, ये भी शॉर्टकट फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, 2/3, b की वैल्यू 2, a की वैल्यू 1, तो 2/3 हो गया। देयरफॉर टोटल एनर्जी है 3/2 टाइम्स ऑफ लीनियर, तो हाफ mv स्क्वायर का 3/2 टाइम्स लिख दो, प्रॉब्लम खत्म, ये रोलिंग हो जाएगी। और एक और एनर्जी स्प्रिंग में स्टोर हो रही है बच्चों, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये है टोटल एनर्जी इस पॉइंट पे। टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट, डिफरेंशिएट करो, ये तरीका तो एसएचएम में यूज करते ही है। DE/dt mg r माइनस आर, 1 का 0, माइनस बाहर, कॉस थीटा का माइनस और माइनस प्लस का साइन थीटा, डी थीटा बाई डी टी, प्लस 3/4m v स्क्वायर का 2v और dv/dt एक्सेलरेशन, x स्क्वायर का 2x dx/dt वेलोसिटी। d/dt 0 क्योंकि कांस्टेंट है एनर्जी। स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा को थीटा और एंगल को क्या लिख दूं, थीटा को
एक्स अपॉन आर माइनस आर। डी थीटा बाई डी टी ओमेगा तो है, लेकिन ये कौन सा ओमेगा है? सर्कल के सेंटर से यहां तक घूमने वाला ओमेगा, ये वाला। तो इस ओमेगा को लिखेंगे v अपॉन आर माइनस आर प्लस 3/2 MVA प्लस KXV। V और V कैंसिल कर दो, एक आर माइनस आर भी कैंसिल। अब हमारे पास है बच्चों mg अपॉन आर माइनस आर एक्स प्लस KX, और इसको दूसरी तरफ भेज देते हैं। ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा क्या? इसी पेज पे ही सॉल्व हो जाएगा बच्चों। Yes. So mg upon r minus r plus k into x नेगेटिव का इक्वल टू ma 3/2। तो यहां से बच्चों a आ जाएगा 2/3, इधर भेज दें, m नीचे, माइनस 2/3 m और k को अंदर भेज देता हूं भाई, सॉरी m को, इस m को। तो m अंदर भेजा, ये m कट जाएगा, यहां m नीचे आ जाएगा। सो एक्सेलरेशन है दिस इनटू x। तो बच्चों यही क्वांटिटी तो क्या बनेगी? ओमेगा स्क्वायर। सो ओमेगा इज रूट ऑफ 2/3 g r माइनस r प्लस k बाई m। ऑप्शन यस, फर्स्ट ऑप्शन ही सही बैठ रहा है। 2/3 g बाई आर माइनस आर प्लस के बाई एम, 2/3 होल के साथ रहेगा। तो बच्चों ये उतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। एनर्जी की इक्वेशन लिखा, डिफरेंशिएट किया, आंसर आ गया। Particle of mass 2m collides with another particle of mass m which is initially at rest। कोलेजन इलास्टिक है लेकिन ऑब्लिक कोलेजन है, जैसा आप देख रहे हैं। तो बच्चों इसको करने का आसान और छोटा तरीका, 2m मान लिया u1 या u वेलोसिटी से आ रहा है, ये वाला v1 वेलोसिटी से इधर गया है, ये v2 से इधर गया है। सबसे पहले मोमेंटम, या पहले मैं लिख देता हूं एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि इलास्टिक कोलेजन है। हाफ 2m u स्क्वायर is equal to half 2m v1 square half m v2 square। m by 2 m by 2 m by 2 कट गया। 2u square minus 2v1 square is v2 square। ओके, अब मैं लिख रहा हूं मोमेंटम कंजर्वेशन वेक्टर फॉर्मूला, क्योंकि ये तो 2D है। अगर मैं स्केलर में लिखूंगा, मतलब वैल्यू लिखूंगा, तो मुझे कंपोनेंट्स ब्रेक करने पड़ेंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। मैं वेक्टर में ही लिख रहा हूं बच्चों, देखो कितना इजी हो जाएगा। 2m u वेक्टर 2m v1 वेक्टर प्लस m v2 वेक्टर। 2m कॉमन, u माइनस v1 इज इक्वल टू m v2। अब बच्चों बढ़िया स्टेप, मैं यहां पे स्क्वायर कर देता हूं। स्क्वायर करते ही वेक्टर हट जाएगा 4, ये क्या बनेगा भाई? u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2u v1 cos थीटा। u माइनस v1 का फॉर्मूला अंडर रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2uv cos थीटा। स्क्वायर करा तो रूट हट गया, इज इक्वल टू v2 स्क्वायर। ये v1 है। v2 स्क्वायर की जगह हमारे पास था क्या? ट्वाइस ऑफ u स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। सॉरी, ये 2 से यहां पे
कट गया, सो 2u स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर माइनस 4uv1 cos थीटा इज u स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। सॉरी, तो हमारे पास आया बच्चों u स्क्वायर प्लस 3v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4uv1 cos थीटा। वेरिएबल क्या है यहाँ, v1 और थीटा। u तो कांस्टेंट है इनिशियल वेलोसिटी, तो मैं v1 को नीचे भेज रहा हूं और मुझे थीटा कैसा चाहिए भाई, मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन, थीटा मैक्सिमम, तो cos थीटा मिनिमम चाहिए, तो cos थीटा वाली टर्म को मिनिमाइज कर देता हूं। cos थीटा टर्म को मिनिमाइज करना है, cos थीटा को y मान लो, तो y का डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए। तो u स्क्वायर बाई v1 प्लस 3v1 4uy, दोनों तरफ v1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, माइनस u स्क्वायर बाई v1 स्क्वायर प्लस 3 dy बाई dv1, y मिनिमाइज करना है, dy बाई dv1 0, तो 0 रखने पे आपको क्या मिला, माइनस u स्क्वायर बाई v1 स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, 3 इज u स्क्वायर बाई v1 स्क्वायर, u स्क्वायर की जगह 3v1 स्क्वायर रख देता हूं इस फॉर्मूले में, u स्क्वायर की जगह 3v1 स्क्वायर प्लस 3v1, 4 u की जगह √3v1 cos थीटा, 6v1 बाई 4√3v1 is cos theta, √3 by 2 is cos theta, theta is pi by 6 रेडियन, pi by 6 30 डिग्री आंसर आ गया है। ऑप्शन में 30 डिग्री ये रहा, pi by 6। अगला क्वेश्चन देखें बच्चों, ये भी क्वेश्चन इजी है, मुश्किल तो नहीं लग रहा है। कंडक्टिंग स्क्वायर लूप है जो शुरू में एक्स जेड, एक्स बाहर की तरफ है तो एक्स जेड प्लेन ऐसे रखा है और ये धीरे धीरे ऐसे घूम रहा है। लोअर एज हिंज्ड अलोंग एक्स एक्सिस पे हिंज्ड है यहां से, तो ये ऐसे रोटेट होगा। मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है और केवल y ग्रेटर देन 0, राइट में मैग्नेटिक फील्ड है, लेफ्ट में नहीं। लूप रोटेट हो रहा है कांस्टेंट ओमेगा से, ग्राफ बनाना है इंड्यूस्ड ईएमएफ और टाइम के बीच में। तो भाई ये ओमेगा से घूम रहा है बच्चों, तो यहां से 180 डिग्री एंगल जाने में टाइम पाई बाय ओमेगा, टाइम एंगल अपॉन एंगुलर स्पीड पाई बाय ओमेगा। इतने टाइम तक तो ये मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा, फिर पाई बाय ओमेगा से 2 पाई बाय ओमेगा तक ये लेफ्ट से घूम के आएगा जो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, कोई इंड्यूस करंट या ईएमएफ नहीं हो सकते हैं। तो 0 से पाई बाय ओमेगा तक होगा, उसके बाद पाई बाय ओमेगा से 2 पाई बाय ओमेगा कुछ नहीं होगा। एक बार स्मार्ट टेक्निक ऑप्शंस पे आते हैं। 0 से पाई बाय ओमेगा से 2 पाई बाय ओमेगा कुछ नहीं, तो ये हो सकता है। 0 से पाई बाय ओमेगा के आगे ये तो पूरा 2 पाई बाय ओमेगा तक करवा रहा है इंड्यूस, इसको जल्दी से काट दो। 0 से पाई बाय ओमेगा से 2 पाई बाय ओमेगा कुछ नहीं, ये हो सकता है। 0 से 2 पाई बाय ओमेगा इंड्यूस करा रहा है, इसको हटा दो। ओके, अब ये ग्राफ और ये ग्राफ, दो ग्राफ हमारे पास बचे हैं।
तो 0 से पाई बाय ओमेगा के बाद जब पाई बाय ओमेगा से घूम के 2 पाई बाय ओमेगा हो गया, 2 पाई बाय ओमेगा मतलब वापस 0, यहां से पूरा घूम के और वापस 0 पे आ गया, तो 0 के बाद तो सेम ही साइकिल रिपीट होगी ना। तो 0 से पाई बाय ओमेगा तक जो है 2 पाई बाय ओमेगा के बाद उल्टा कैसे होगा, जो यहां चल रहा है 2 पाई बाय ओमेगा के बाद तो सेम ही चलना है, अलग तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो एक सर्कल के बाद सेकंड सर्कल स्टार्ट हुआ। तो जो ग्राफ फर्स्ट पार्ट का है उसका उल्टा ग्राफ तो सेकंड पार्ट का हो ही नहीं सकता, काट दो इसको भी। 3 ऑप्शन कट गए बच्चों। स्मार्ट टेक्निक से डायरेक्ट एक ही आंसर हो सकता है, ए ऑप्शन। ये कितना मजे की बात है कि जेई एडवांस के पेपर में भी स्मार्ट टेक्निक से हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, बिना ज्यादा मेहनत के, बिना सॉल्यूशन के डायरेक्ट आंसर निकल रहा है। हालांकि अब सॉल्व करना चाहें तो मुश्किल तो नहीं है, पर मेहनत और टाइम तो हमारा बहुत बच गया अगर हमने ऑप्शंस को एनालाइज कर लिया। और यही चीज तो हम सीखते हैं बच्चों, साल भर मैं आपको सिखाता हूं स्मार्ट टेक्निक लगाकर कैसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। नीट में, जेई मेन में और तो और जेई एडवांस में भी स्मार्ट टेक्निक से क्वेश्चंस हो रहे हैं। ओके, तो शुरू में इसका किधर है भाई, मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में है ना, एरिया वेक्टर भी, और जैसे ही ये थीटा एंगल घूमेगा तो एरिया वेक्टर भी थीटा एंगल घूमेगा, तो एंगल कितना बन जाएगा बच्चों, थीटा एंगल ही बन जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, एरिया वेक्टर इधर था, अब इधर आ गया, ये एंगल थीटा बन गया, तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितना बन गया, 90 प्लस थीटा। सो फाई इज इक्वल टू बी एरिया ए कॉस 90 प्लस थीटा। बी की जगह लिखना है बी नॉट कॉस ओमेगा टी, कॉस 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, और थीटा खुद भी तो ओमेगा टी ही है। सो फाई हो गया बच्चों 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, ए भी आएगा भाई, बी नॉट ए बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी। ईएमएफ डी फाई बाई डी टी, इसका डिफरेंशिएशन हमने किया, तो बी नॉट ए बाई 2 इंटू 2 ओमेगा कॉस 2 ओमेगा टी। बच्चों ईएमएफ में प्लस और माइनस में डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मैंने इसका एरिया वेक्टर राइट की तरफ माना है, वो लेफ्ट की तरफ भी हो सकता था, क्वेश्चन में कुछ क्लियरली डिफाइंड नहीं है। तो लेफ्ट की तरफ अगर एरिया वेक्टर लूंगा तो एंगल यहां पे बनेगा cos 90 माइनस थीटा, विच विल बिकम प्लस साइन थीटा, यहां प्लस आएगा, ईएमएफ में माइनस आ जाएगा, तो प्लस माइनस कॉस ओमेगा टी हम देख सकते हैं, ये सब कांस्टेंट है। ईएमएफ का ग्राफ कॉस का ग्राफ होगा, चाहे वो प्लस से शुरू हो चाहे माइनस से शुरू हो। वापस से देखें ग्राफ, हाँ भाई माइनस से शुरू होने वाला ग्राफ हो रहा है। अब ग्राफ से वापस हमारा जो एक्सप्रेशन आ गया है उससे, पर इतनी मेहनत के बाद तो फिर आंसर यूं ही आ रहा है। कॉस का ग्राफ है, 0 से शुरू नहीं हो सकता, ये हट गया, 0 से शुरू नहीं हो सकता, ये हट गया, नेगेटिव शुरू हो रहा है पर पाई बाय ओमेगा से आगे नहीं जाएगा, ये भी हट गया, एक ही ऑप्शन आंसर फिर से आ गया है। तो हम सॉल्व करके भी आंसर निकाल सकते थे इस तरह से, पर ये सॉल्यूशन की मेहनत भी बच गई अगर स्मार्ट टेक्निक से इसे आपने सॉल्व किया। लो बच्चों, एक तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया है ये, आई कुडंट इमेजिन कि ऐसा वर्नियर का सिंपल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VSD coincide with 1 2 3 4 5 6 7 MSD, therefore 1 VSD हो गया 7 by 10 MSD। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल क्या होता है भाई, 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 MSD माइनस 7 by 10 MSD, 3 by 10 MSD। और MSD कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवीजन है 1 सेंटीमीटर में, तो लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल या 1 MSD इज 1 सेंटीमीटर बाई 10 यानी 1 मिलीमीटर।
तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल हो गया 3/10 इंटू 1 मिलीमीटर यानी 0.3 मिलीमीटर। अब रीडिंग देखते हैं। अच्छा, शुरू में कोई जीरो एरर भी नहीं है, मेन का जीरो वर्नियर का जीरो कोइंसाइड हो रहे हैं, सो देयर इज नो जीरो एरर। सो रीडिंग, मेन पे कितने डिवीजन है? एक डिवीजन, और एक डिवीजन है 1 मिलीमीटर, सो 1 डिवीजन इंटू 1 मिलीमीटर लीस्ट काउंट। वर्नियर का फर्स्ट डिवीजन ही मेन के किसी भी डिवीजन से कोइंसाइड हो रहा है, फर्स्ट डिवीजन इंटू वर्नियर का लीस्ट काउंट गिव्स यू 1.3 mm या 0.13 cm। सो 0.13 सेंटीमीटर आंसर है। तो प्रोबेबली इजीएस्ट क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन ये वाला था बच्चों। अब यहाँ पे 1 और मोर देन 1 करेक्ट वाले क्वेश्चंस हम देख रहे हैं बच्चों। अभी तक तो सिंगल चॉइस वाले ही थे, ओनली 1 ऑप्शन इज करेक्ट, 3 मार्क्स एंड -1 इनकरेक्ट और छोड़ने पर 0। अब है पार्शियल मार्किंग भी है बच्चों। एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन करेक्ट हो तो +1 +2 +3, बिल्कुल सही हो तो 4 और गलत होने पे -2 और छोड़ने पर कोई नेगेटिव नहीं। ये अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है सॉल्व करने के लिए। एक स्क्वायर लूप है L साइड का और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है, रेजिस्टेंस R डिफाइंड है और एक ये टर्म डिफाइंड है B²L²/RM K। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ y>0 में ही है और है z एक्सिस की तरफ V0K। तो मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और लेंथ परपेंडिकुलर है, या फ्लक्स चेंज से भी देख लो तो अपोज करेगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, रेजिस्टेंस है तो करंट आएगा और उससे फोर्स भी आएगा जो बाहर की तरफ लग रहा होगा इस आर्म पे, जो आर्म अंदर आती जा रही है। बाहर की तरफ, पीछे की तरफ लगेगा, वेलोसिटी को कम करेगा। पहला क्वेश्चन है V0 अगर KL का 1.5 टाइम्स है तो लूप पूरा अंदर आएगा या पहले रुक जाएगा, ये पता लगाना है। तो हम एक्सप्रेशन बनाते हैं, अपने आप पता लगेगा बच्चों। फोर्स B²L²V/R, एक्सिलरेशन अपॉन mr। B²L²/mr है K और नेगेटिव क्योंकि फोर्स अपोज कर रहा है। एक्सिलरेशन को लिख दिया बच्चों V/dV/dx। सो इंटीग्रेशन dV इज -K इंटीग्रेशन dx। 0 से L अंदर आने में वेलोसिटी कितनी हो रही है, या अभी मैं x में ही कर देता हूं, x अंदर आने में वेलोसिटी V0 से V हो रही है, तो dV का V - V0 इज -kx। V इज V0 - kx। अब पूरा अंदर आ रहा है, मतलब L अंदर आ रहा है, L डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। V0 है 1.5 kl - kl, 0.5 kl वेलोसिटी बच गई, इसका मतलब रुकेगा तो नहीं पूरा अंदर आने से पहले, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। जब पूरा अंदर आ चुका होगा तो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है फ्लक्स, देयरफॉर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप इज 0, बिल्कुल सही। V0 KL/10 है, KL/10 इनिशियल स्पीड है, लूप कम्स टू रेस्ट एट t = 1/k ln 5/2 और V0 3 KL है, तो लूप एंटर्स, कंप्लीट लूप एंटर्स फील्ड एट टाइम दिस। ये दो ऑप्शन हमें पता लगाने हैं। V0 है KL/10, वापस चले भाई, यहां से फर्स्ट ऑप्शन का पता चला था। लूप कम्स टू रेस्ट एट दिस टाइम, अब टाइम की बात आ गई है बच्चों, तो
अब मुझे वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन चाहिए, तो फिर से यहां ए को लिख देता हूं मैं dv बाई dt। सो dv बाई v माइनस के dt, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, v नॉट से v, 0 से t, ln v माइनस ln v नॉट, ln v बाई v नॉट। सो v हो गया बच्चों v नॉट e की पावर माइनस के टी। वेलोसिटी जीरो तो हो ही नहीं रही है। वेलोसिटी जीरो कब हो रही है? जब t इनफाइनाइट रखता हूं, यानी जीरो कभी भी नहीं होगी। तो v इतना है, लूप्स कम्स टू रेस्ट, नो इट विल नेवर कम टू रेस्ट। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। वेलोसिटी 3kl है, कंप्लीट अंदर आने में टाइम कितना लगेगा? अच्छा, अब वेलोसिटी दी है इनिशियल और टाइम निकालना है कंप्लीट अंदर आने में। तो कंप्लीट अंदर आने पे हमने देखा था वेलोसिटी क्या बच रही थी, ये तो 1.5 से है, 3 वाले से निकालें। ये सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट के लिए हो गया। हाँ, इसी फॉर्मूले में v नॉट की जगह 3kl माइनस kl 2kl, वेलोसिटी 3kl से 2kl होने में कितना टाइम लगेगा यही पता लगाना है, क्योंकि उतने ही टाइम में l लेंथ चल के अंदर आ जाएगा। तो इसी फॉर्मूले में रख दूं बच्चों, या यहां रख दूं, क्योंकि ln में आंसर चाहिए, e में नहीं। यस, ln v है 2kl, v नॉट है 3kl माइनस के टी। तो ln 2/3 माइनस यहां भेज दो, सो 1/k ln 3/2। इतना टाइम बाद लूप अंदर आ चुका होगा। 1/k ln 3/2, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो बी और डी दो ऑप्शन सही हैं यहां पर। तो एक ही तरह के एक्सप्रेशन से हमें सारे आंसर मिल गए। बी ऑप्शन तो सीधे मिल गया था कि पूरा अंदर आने के बाद तो कोई फोर्स लग नहीं रहा होगा, लेकिन बाकी सारे आंसर सीधे मिल गए इसी एक्सप्रेशन से। लो बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी क्वेश्चन आया है एक। लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस दे रखी है, वॉल्यूम टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स एनालाइज करते हैं बच्चों। 10.5 में सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3, 0.05 में है 1 और 6.0 में है 2। प्रोडक्ट होगा वॉल्यूम के लिए। प्रोडक्ट के लिए रूल क्या कहता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का? इनमें से किसी भी एक्सप्रेशन में जो टोटल मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उतने ही रखने हैं आंसर में। 3, 1 और 2, मिनिमम है 1, आंसर में एक सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, आंसर आ गया है। फिर से स्मार्ट टेक्निक लगाई, मुझे निकालना ही नहीं है वॉल्यूम, मल्टीप्लाई नहीं करना है। हालांकि आप करो, फिर उसको मिनिमाइज करो सिग्निफिकेंट फिगर्स, आंसर तो आएगा। पर मुझे तो ऐसे ही दिख रहा है जेईई एडवांस के क्वेश्चन में स्मार्ट टेक्निक से डायरेक्ट आंसर टिक हो रहा है, मतलब सोचने की भी जरूरत नहीं है कि क्या कैलकुलेशन करनी है। आपको 10.5, 0.05 और 6.0 मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत नहीं, सीधे आंसर टिक कर दिया है। कंसिडर अ सिस्टम ऑफ 3 कनेक्टेड स्ट्रिंग्स। 3 स्ट्रिंग्स हमारे पास है, इनके म्यू सबके अलग अलग हैं, मतलब रेयरर से डेंसर और डेंसर स्ट्रिंग होती जा रही है। म्यू 4 म्यू और 16 म्यू। A wave generator O is connected to free end of S1 और ये वेव जनरेट हुई है भाई, यानी म्यू वाले का K है। ओमेगा तो कभी चेंज होगा नहीं, किसी भी मीडियम में जाए, तो ओमेगा बाई K इज इक्वल टू V, और V यानी √T बाई म्यू। ओमेगा कांस्टेंट, T कांस्टेंट, तीनों सीरीज में रस्सियां हैं, T सेम रहेगा। सो K इज सिंपली प्रोपोर्शनल टू √μ। तो म्यू वाले का K है, 4 म्यू वाले का K1 इज K, 4 म्यू वाले का 4 का √2K और
16 म्यू वाले का 16 का रूट 4k हो जाएगा। When the wave reflects from P, रेयरर से डेंसर जाते हुए रिफ्लेक्ट हो रही है ट्रांसवर्स वेव, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आएगा और डायरेक्शन अपोजिट, माइनस विल बिकम प्लस और 180 डिग्री बिल्कुल सही। सेंटीमीटर ही था, यस सेंटीमीटर ही दिया है, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। When wave transmits through P, P से ट्रांसमिट होगी यानी S2 में जा रही है। यहां गड़बड़ हो गया भाई, ये K नहीं काम आएगा। अब मीडियम पे डिपेंड करती है वेवलेंथ, तो K बदल जाएगा बच्चों। K की जगह यहां क्या आना चाहिए था, अब 2K। ये तो ठीक है, एम्पलीट्यूड तो चेंज होता ही है और सेम डायरेक्शन में जा रही है पॉजिटिव x में, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स भी ठीक है, पर यहां K की जगह 2K होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। Q से जब रिफ्लेक्ट होगी फर्स्ट टाइम तो रिफ्लेक्टेड वेव, लो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन इन्होंने बना दिया है। Q से जब रिफ्लेक्ट होगी बच्चों तो नेगेटिव x में जाएगी, तो ओमेगा टी प्लस के एक्स आना चाहिए और फिर पाई का फेज डिफरेंस, यहाँ तो माइनस के एक्स लिख दिया है। माइनस कैसे हो सकता है, रिफ्लेक्टेड वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही है, ये ऑप्शन गलत। When wave transmits through Q, ट्रांसमिट मतलब इस मीडियम में जा रही है, तो आगे जा रही है तो ओमेगा टी माइनस के एक्स और K कितना लेना है 4K। ओमेगा टी माइनस 4K एक्स और एम्पलीट्यूड तो बदलता ही जाएगा। वाई नॉट शुरू में था, उसका कुछ अल्फा 4 टाइम्स हो गया। अल्फा 4 इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, ये ऑप्शन सही हो गया क्योंकि K की जगह 4K लिया है। तो बहुत आसानी से बिना कुछ मेहनत के जल्दी से इसके आंसर्स भी आ गए हैं बच्चों। तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हमने कर लिए हैं और हमारी पूरी जो फैकल्टी टीम है वो सभी मिलके आपको क्वेश्चंस कराते रहेंगे और बात भी करते रहेंगे कि क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, लेवल कैसा लग रहा है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों की जेईई एडवांस में भी हमें ये कॉन्फिडेंस मिला होगा कि हाँ देखो आसानी से हम क्वेश्चंस कर पाए हैं और मेरे ख्याल से 2 या 3 क्वेश्चन तो 7 में से स्मार्ट टेक्निक से हो गए। इवन फॉर मी इट इज अनबिलीवेबल। मैं कभी ये क्लेम करता ही नहीं हूं कि कितने क्वेश्चंस होंगे और जेईई एडवांस में तो मैं बोलता हूँ एक भी हुआ तो फायदा है, या 7 में से 2 या 3 क्वेश्चंस स्मार्ट टेक्निक से आसानी से जल्दी से हो गए हैं और ये बहुत ही मजेदार बात है। तो बच्चों 7 क्वेश्चंस तक हमने कर लिए हैं, आगे के क्वेश्चंस भी अभी सॉल्व कराए जाएंगे। हेलो यार, नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका। ठीक है, जैसे कि जेईई एडवांस का पेपर सॉल्यूशन हमारा यहाँ पर चल रहा है, जेईई एडवांस 2025 जो इस संडे को हुआ था और उसमें फर्स्ट 7 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप देख चुके हैं। बढ़ते हैं पेपर फर्स्ट के उसके नेक्स्ट, ठीक है, अगले 6 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस पर। ठीक है, यहाँ पर अब इंटीजर क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे पास में, सेक्शन 3 आ जाता है हमारे पास में पेपर फर्स्ट का, क्लियर। और आंसर जो है आपको न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब इंटीजर वैल्यू में देना होगा। इस तरह के क्वेश्चंस थे इसमें। देखिए फर्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन जो है वो किस तरह का पूछा गया है, अ पर्सन सिटिंग इनसाइड एन एलिवेटर परफॉर्म्स अ वेइंग एक्सपेरिमेंट। तो क्वेश्चन आई होप आप लोग पढ़ कर आए होंगे, हम सॉल्यूशन पर डिस्कशन करते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह से एक एलिवेटर दे रखी है बच्चों। एलिवेटर में जो है वो क्या है, अब पर्सन जो है वो मान लीजिए किसी वेइंग मशीन पर बैठा है, क्लियर। वेइंग मशीन पर एक पर्सन है, ठीक है, ऑफ मास 50 kg। इसका जो मास है वो आपको कितना दे रखा था, 50 kg मास दे रखा था, 50 kg, क्लियर। सपोज दैट द वेरिएशन ऑफ हाइट ऑफ द एलिवेटर फ्रॉम द ग्राउंड विथ टाइम t, हाइट का जो वेरिएशन है एलिवेटर का फ्रॉम ग्राउंड वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग दे रखा है। और अगर ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन जो है ये SHM को रिप्रेजेंट करती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऊपर जा रही है और नीचे आ रही है ना, SHM को रिप्रेजेंट कर रही है। जहां पर ये आपका ओमेगा हो गया इंटू t और t की वैल्यू आपको गिवन है। आपसे पूछा है g की वैल्यू 10 कंसिडर करें, व्हाट इज द मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स वेट। ऑब्जेक्ट के वेट में मैक्सिमम वेरिएशन यहां पर पूछा गया है, तो एनएलएम का क्वेश्चन था बच्चों। अब हम जानते हैं कि अगर लिफ्ट जो है वो a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, अगर लिफ्ट आपकी
ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है ना, तो यहां पर जो वेट होता है वो वेट कैसे मेजर होता है, वेट होता है रिएक्शन फोर्स से मेजर, है ना। कोई भी विंग मशीन वेट कैसे मेजर करती है बच्चों, रिएक्शन फोर्स से मेजर करती है। तो यहां पर जो है वो mg इसका फोर्स लग रहा होगा, रिएक्शन फोर्स कहां होगा, ऊपर। तो यहां अगर हम इक्वेशन लिखते हैं न्यूटन्स की सेकेंड लॉ की, तो ये हो जाती है R माइनस एम जी इज इक्वल्स टू ma, क्लियर। और यहां से R की वैल्यू आपको मिल जाती है G प्लस A। तो अगर लिफ्ट आपकी ऊपर की तरफ जाती है तो आई होप आपको पता होगा कि वेट जो होगा विंग मशीन में, ठीक है, पर्सन का वेट वो इस इक्वेशन से आएगा हमारे पास, पर्सन्स वेट आपको इस इक्वेशन से मिलेगा mg प्लस a, क्लियर। और अगर मान लीजिए लिफ्ट आपकी जो है वो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन से आ रही है नीचे की तरफ इस तरह से, यहां पर पर्सन है, विंग मशीन पर है और ए एक्सेलरेशन से मान लीजिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अगर ये नीचे की तरफ आती है तो पर्सन का वेट आई थिंक अब आप लिख सकते हैं R इज इक्वल्स टू एम जी माइनस ए। ये हो जाता है बच्चों R इक्वल्स टू एम जी माइनस ए, है ना। न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन लिखेंगे mg और इस बार हो जाएगा R, तो ये हो जाएगा mg माइनस R इक्वल्स टू ma। तो यहां से पर्सन का वेट जो है वो ये आ जाता है। अगर देखिए ये आपका पहला वेट हो गया 1 और ये हो गया दूसरा वेट 2। मैक्सिमम वेरिएशन पूछा है, वेरिएशन पूछा है, इसका मतलब डेल्टा आर निकाल लो। डेल्टा आर अगर आप यहां पर सॉल्व करते हैं mg प्लस ma और ये हो जाएगा माइनस mg प्लस ma, तो बेटा mg कैंसिल हो जाएगा। डेल्टा आर वेरिएशन यहां पर हमारे पास में आ गया 2ma। वेरिएशन हमारे पास में आ चुका है बच्चों, कितना आया, डेल्टा आर वेरिएशन आ गया आपके पास में 2ma। अब यहां पर इस m और a की वैल्यूज ही आपको यहां पर क्या करनी है, पुट करनी है। m और a की वैल्यूज कैसे पुट करेंगे इसको देखिए, एक्सेलरेशन अगर ध्यान से देखो आप तो आपको इक्वेशन दे रखी है किसकी, SHM की। y इज इक्वल्स टू 8 प्लस 8 साइन 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, ये SHM को रिप्रेजेंट करता है। तो SHM में मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो होगा हमारा मैग्नीट्यूड वो हो जाता है बच्चों ओमेगा स्क्वायर ए। SHM के अंदर एक्सेलरेशन जो होता है मैक्सिमम एक्सेलरेशन SHM करने के टाइम पर, तो वो होता है आपका ओमेगा स्क्वायर ए। ओमेगा की वैल्यू जो है वो 2 पाई बाय टी है, पुट कर देते हैं यहां पर। तो 2 पाई बाय टी अगर आप पुट करेंगे तो 2 पाई और टी की वैल्यू है 40 पाई का स्क्वायर इंटू ए जो है वो आपका 8 हो जाएगा। पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, 1/20 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाता है बच्चों 8/400, क्लियर। आई थिंक 8/400, 8/400 को आप सॉल्व कर सकते हैं, ये 2/100 और 1/50। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास में आगे देखिए 1/50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको यहां पुट करते हैं बच्चों 2, m जो है वो दे रखा है आपको 50 kg, तो ये हो गया 50 और एक्सेलरेशन की वैल्यू आई 1/50। तो यहां से 50 से 50 कैंसिल हो गया और मैक्सिमम वेरिएशन जो हमारे पास में आया वो आ गया यहां पर वेट में 2, और 2 ही आपका यहां पर आंसर हो जाता है बच्चों, क्लियर। इजी क्वेश्चन था, क्लियर, इजी टू मॉडरेट, टफ तो हम बोलेंगे नहीं इसको, है ना। एनएलएम और एसएचएम का कॉन्सेप्ट मिक्स करके क्वेश्चन पूछा गया है, बट इजी या मॉडरेट में ही आएगा, टफ में ये कंसीडर नहीं होगा। सिंपली हम एपरेंट वेट की इक्वेशंस जानते हैं, एपरेंट वेट की इक्वेशंस इंक्रीजिंग ऊपर जाएगा तो एपरेंट वेट आपका R1, लिफ्ट नीचे आएगी तो एपरेंट वेट आपका R2। इन दोनों में वेरिएशन जो आएगा वो आएगा बेटा 2ma, और a जो होगा वो यहां पर एसएचएम का एक्सेलरेशन होगा। SHM का एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर, ए से कैलकुलेट किया 1/50, वैल्यू पुट की, डेल्टा आर की वैल्यू 2, तो इसका जो आंसर आया हमारे पास में वो 2 आ जाएगा बच्चों, क्लियर। सिंपल क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन ही है आपका। क्या कह रहा है, अ क्यूब ऑफ यूनिट वॉल्यूम कंटेन्स 35 × 10⁻⁷ photons of frequency 10⁻15 Hz. If energy of all photon is used at the average energy being contained in the electromagnetic waves within the same volume, मतलब यहां पर इन 35 × 10⁻⁷ photons की जो एनर्जी है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एनर्जी के इक्वल, क्लियर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एनर्जी, एवरेज एनर्जी हम जानते हैं यहां पर B0²/2μ0, ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एनर्जी B0²/2μ0। ये किसके इक्वल होगी, ये इन टोटल फोटोन्स की एनर्जी के इक्वल होगी। टोटल फोटोन्स की एनर्जी को आप लिख सकते हैं n × hν, वेयर hν इज द एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन और n हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स। तो यहां से देखें B0²
डिवाइड बाय 2 म्यू नॉट इज इक्वल्स टू, वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस, इक्वेशन तो यही यूज आ रही है आपकी, क्लियर सिंपल। इसी में आपको पूछा क्या गया है एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो बच्चों एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहां पर बी नॉट हो जाएगा आपका। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। एन की वैल्यू हो गई 35 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू एच की वैल्यू आपको गिवन है 6 इंटू 10 टू द पावर -34, क्लियर, और न्यू की वैल्यू भी गिवन है 10 टू द पावर 15। यहां से 2 इंटू म्यू नॉट की वैल्यू भी पुट करके अगर आप इसको सॉल्व करते हैं ना, तो ये वैल्यू कुछ आपके पास में आ रही है 528 इंटू 10 टू द पावर -18 के आसपास। तो बी नॉट की वैल्यू जो है वो हो जाती है बच्चों √528। ये सारी वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर सकते हैं और आ जाएगा 10 टू द पावर -9, क्लियर। 528 का रूट इंटू 10 टू द पावर -9। क्वेश्चन के अंदर इसने पूछा है कि अल्फा इंटू 10 टू द पावर 9 टेस्ला है, तो आपको अल्फा की वैल्यू बतानी है। तो 10 टू द पावर 9 तो हमारा यहां से आ जाएगा, और 528 का जो रूट है वो अप्रोक्सीमेटली कुछ 22.5 के आसपास आ जाएगा। आपका अल्फा जो है वो आप यहां पर लिख सकते हैं 22.5 टू 23.5 के आसपास, इस रेंज में आपका आंसर आ सकता है, या 22.5 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है जेई अपने आंसर की में आंसर क्या लिखता है। ठीक है, इस तरह का सॉल्यूशन था, इजी क्वेश्चन था, एक इक्वेशन से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी देखिए क्या कह रहा है। यहां पर दो आइडेंटिकल प्लेट्स है, इन दोनों आइडेंटिकल प्लेट्स में इस P का टेम्परेचर TP है और इसका Q का टेम्परेचर TQ है। W नॉट जो है वो यहां पर है, आपको दे रखा है W नॉट जो है बेटा वो कह रहा है पावर ट्रांसमिटेड पर यूनिट, पावर ट्रांसमिटेड पर यूनिट फ्रॉम P टू Q इन द स्टेडी स्टेट इज WS, ठीक है। P टू Q जो पावर ट्रांसमिट हो रहा है वो W नॉट है। पावर ट्रांसमिटेड का मतलब हो गया आपके पास में एनर्जी पर यूनिट एरिया इंटू पर यूनिट टाइम, या इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं। तो पावर ट्रांसमिटेड के लिए हम यहां पर यूज कर सकते हैं स्टीफेंस लॉ। स्टीफेंस लॉ क्या कहता है, इस फर्स्ट केस में ध्यान से देखिए, पावर ट्रांसमिटेड W नॉट जो है वो हो जाता है आपका सिग्मा इंटू TP टू द पावर 4 माइनस TQ टू द पावर 4। इस फर्स्ट केस में W नॉट की वैल्यू हो जाती है बच्चों सिग्मा TP टू द पावर 4 माइनस TQ टू द पावर 4। सेकंड केस में ये कह रहा है P और Q के बीच में दो प्लेट्स और आ गई हैं और इनका कुछ टेम्परेचर है, हम सपोज कर लेते हैं T1 और T2, और यहां पर जो पावर ट्रांसमिशन है उसकी वैल्यू WS दे रखी है। अब अगर ध्यान से देखें तो ये सारे सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन होने की वजह से पावर इक्वली ट्रांसमिट होगा इन सब में, है ना। जो भी करंट फ्लो होगा, हीट फ्लो होगी, वो इक्वली फ्लो होगी। तो यहां पर देखिए पहले इन दोनों प्लेट्स के बीच में अगर पावर ट्रांसमिशन की बात करें तो ये हो जाएगा बच्चों WS इज इक्वल्स टू TP टू द पावर 4 माइनस T1 टू द पावर 4। दिस इज योर इक्वेशन 1। सिमिलरली इन दोनों के बीच में सिग्मा T1 टू द पावर 4 माइनस T2 टू द पावर 4, इक्वेशन 2। थर्ड WS ये बन जाएगा सिग्मा T2 टू द पावर 4 माइनस TQ टू द पावर 4, इक्वेशन 3। ये आपके पास में तीन इक्वेशन आएगी, तीनों में पावर जो है वो ट्रांसमिशन इक्वल होगा। तो इन तीनों को हम क्या करें, इन तीनों को हम ऐड कर देते हैं। अगर इन तीनों को हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 3WS इज इक्वल्स टू सिग्मा। ध्यान से देखिए, इसको ऐड करेंगे तो T1 की पावर 4 T1 की पावर 4, T2 की पावर 4 T2 की पावर 4 यहां पर कैंसल आउट हो जाएगा। अगर ये कैंसल आउट हो गया तो हमारे पास में फाइनली बचा TP टू द पावर 4 माइनस TQ टू द पावर 4। यही इक्वेशन बचती है 3WS इक्वल्स टू सिग्मा TP टू द पावर 4 माइनस TQ टू द पावर 4। और अगर ध्यान से देखें तो यहां पर सिग्मा TP टू द पावर 4 माइनस TQ टू द पावर 4 जो है वो W नॉट के इक्वल ही है। इसका मतलब अगर मैं इसकी वैल्यू यहां पुट करता हूं तो 3WS इक्वल्स टू आपका हो गया है W नॉट, और आपको पूछा गया था यहां पर W नॉट बाय WS का रेशियो। तो बेटा इस WS को अपॉन में डालेंगे तो W नॉट अपॉन WS का रेशियो जो है वो हमारे पास में आ चुका है 3 हियर इज योर फाइनल आंसर। क्लियर, इजी क्वेश्चन था, है ना। स्टीफेंस लॉ का यूज किया है हमने यहां पे, स्टीफेंस लॉ, ठीक है। इस तरह की इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यहां पर इजीली आ रहा था और 3 आपका आंसर हो गया।
क्लियर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये इसको हम थोड़ा सा हार्ड की कैटेगरी में ला सकते हैं, मॉडरेट टू टफ। उसका रीजन ये है कि ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स का क्वेश्चन आया है और इसमें ज्योमेट्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रही है। ज्योमेट्री यहां पर ड्रॉ करना, इसकी ज्योमेट्री अच्छी दी गई है और ज्योमेट्री जो है वो इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट रह गई है। इसकी अगर हम ज्योमेट्री बना लेंगे तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन प्रॉब्लम वही है ज्योमेट्री फॉर्म करना। चलिए आइए देखते हैं यहां पर ये क्या कह रहा है। ये एक ग्लास का स्पेयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है और ये इसके अंदर एक एयर की कैविटी है। इसकी रेडियस r/2 है और इस ग्लास स्पेयर की रेडियस r है। यहां पर एक लाइट सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, यहां से लाइट आ रही है। ये लाइट कुछ इस तरह से स्ट्राइक करके यहां आई होगी, उसके बाद में यहां पर जब ये आई होगी तो ये इसका इस तरह से स्ट्राइक करके और ये कहीं यहां ऐसे अंदर एंटर कर रही है। इस तरह से ये लाइट आ रही है। क्लियर, हम इसकी ज्योमेट्री बनाते हैं। देखिए इसका डायग्राम बनाते हैं। आपसे यहां पर इस थीटा की वैल्यू पूछी गई है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं बच्चों। आइए डायग्राम बनाते हैं। देखिए इसका डायग्राम अगर हम बनाए थोड़ा सा प्रॉपर, यह आपका बिगर स्पेयर और ये इसके अंदर एक छोटा स्पेयर, यहां थोड़ा सा गैप रखा गया है। ठीक है, थोड़ा सा ठीक है। चलिए इस तरह का स्पेयर दिया हुआ है आपको। अब यहां पर क्या बोल रहा है, ये जो है ये स्पेयर का रेडियस है, ये इस बड़े वाले स्पेयर का सेंटर है और ये हो गया इस छोटे वाले स्पेयर का सेंटर O'। क्लियर, इन दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं तो ये एक तरह से नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, अब यहां पर बात की गई है रिफ्लेक्शन के साथ साथ यहां पर पोलराइजेशन का भी बात की गई है। एन अनपोलराइज्ड यूनिडायरेक्शनल मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स एस इमिट्स अ लाइट रे फ्रॉम पॉइंट इनसाइड द ग्लास। ठीक है, और उसके बाद में बोला इफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम पॉइंट O इज फुल्ली पोलराइज्ड, मतलब इस O पॉइंट से रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट जो है वो फुल्ली पोलराइज्ड हो चुकी है। तो बेटा इसको हम क्या करते हैं, इसको हम रिवर्स से स्टार्ट करते हैं ना। आगे से तो देखिए ज्योमेट्री बनाना थोड़ा सा टफ रह जाता है, इसको रिवर्स से स्टार्ट करते हैं। ये वाला पॉइंट आपका क्वेश्चन में बोल रखा है कि O है। क्लियर, तो यहां से लाइट अगर रिफ्लेक्ट हो रही है, यहां से लाइट अगर हमारी रिफ्लेक्ट हो रही है बच्चों, रिफ्लेक्ट कुछ इस तरह से हो रही है, मान लीजिए ये लाइट ऐसे जा रही है, तो ये लाइट कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्लीटली पोलराइज्ड है। कंप्लीटली पोलराइज्ड होने का मतलब, इसका मतलब यहां पर लाइट कुछ ऐसे आई होगी, ऐसे आई होगी और ये जो एंगल है ये आपका एंगल रह गया होगा IP। IP इज कॉल्ड एंगल ऑफ पोलराइजेशन, है ना। जिस पर्टिकुलर एंगल पर लाइट रिफ्लेक्टेड, लाइट कंप्लीट पोलराइज्ड होती है तो वहां ब्रूस्टर्स लॉ लगता है। तो यहां सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रूस्टर्स लॉ लगाते हैं। ब्रूस्टर्स लॉ था आपका tan IP इज इक्वल्स टू म्यू, और म्यू जो है वो इस एयर के बाद में अगर ये इस मीडियम में जाएगा तो म्यू जो है वो इस मीडियम का आ जाएगा, और इस मीडियम का म्यू आपको दे रखा है कितना, √3। तो यहां पर देखिए tan IP इज इक्वल्स टू √3 अगर लिखते हैं तो IP की वैल्यू हमारे पास में आ जाती है बच्चों 60 डिग्री। IP की वैल्यू आ चुकी है यहां पर कितनी, 60 डिग्री। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि ये वाला एंगल आपका कितना है, 60। ठीक है, ये वाला एंगल 60 है। इसको अगर यहां से ज्वाइन कर दें तो ध्यान से देखो, अगर ये लेंथ r/2 है, इसको यहां से ज्वाइन कर देते हैं और दोबारा से एक नॉर्मल निकाल लेते हैं यहां पर, इसको यहां से ऐसे, ये आपका एक नॉर्मल होगा जो सेंटर से पास होगा। तो इसका मतलब ये जो लाइट रे है वो कुछ ऐसे आ रही होगी, इस तरह से ऐसे आई होगी लाइट रे। क्लियर, इस तरह से ये लाइट रे इस तरह से आई होगी और यहां से टकरा करके ये कुछ ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। और यहां पर ये वाला जो सेंटर है, यहां से भी हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। ये वाला नॉर्मल, ये नॉर्मल यहां से पास हो जाएगा आपका, तो ये एंगल आपका थीटा है, तो ये वाला एंगल आपका थीटा होगा। अगर ध्यान से देखो क्वेश्चन को, अगर ध्यान से पढ़े तो ये वाला एंगल थीटा ही पूछा गया है हमसे। ये वाला जो एंगल दिख रहा है बच्चों, ये वाला एंगल थीटा ही पूछा गया है। अच्छा, यहां ये sin 60 है तो इस पॉइंट पर आप स्नेल्स लॉ अप्लाई कर लो। स्नेल लॉ क्या हो जाएगा, स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा, यहां पर I sin थीटा इज इक्वल्स टू
ये रिफ्लेक्शन एंगल है, ये वाला, ये 60 है, तो ये वाला एंगल भी बेटा 60 हो जाएगा, क्योंकि ये लेंथ दोनों सेम है। ये वाला एंगल भी 60 हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका आई, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए √3 sin I इज इक्वल्स टू 1 sin 60। इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो √3 sin I इज इक्वल्स टू 1 इंटू √3/2, √3 से √3 कैंसल, I की वैल्यू यहां पर मिल जाती है 30 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, मुझे इस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो इस थीटा के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये पूरा एक ट्राइंगल, ये पूरा, ये बड़ा वाला ट्राइंगल ले लीजिए, ये वाला ट्राइंगल, इसमें हमें ये थीटा एंगल मिल रहा है। अगर ध्यान से देखो तो ये वाली डिस्टेंस जो है ये आपकी r/2 है, इस सेंटर से इस सेंटर, और ये थीटा, तो ये वापस आपका कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये r/4 आएगा। ये पूरी लेंथ, इस ट्राइंगल को अगर मैं अलग से बनाऊं तो ये पूरी लेंथ r/2 प्लस r/4 होगी। ये थीटा में निकालना है। ये इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस, ये तो r हो जाएगी, ये पूरी लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी, ये r हो रही है, तो r/2 प्लस r/4, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो गया आपका, यहां पर साइन थीटा लगा ले तो ये हो जाएगा आपका 3r/4 इंटू r। इसको सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू जो है वो 3/4 आ चुकी है, और आपसे यही वैल्यू पूछी गई थी, साइन थीटा 3/4 वैल्यू जो है ये 0.75 आएगी बच्चों, 3/4 वैल्यू जो है ये 0.75 आएगी। ठीक है, मैं मानता हूं इसकी ज्योमेट्री थोड़ी सी टफ है, क्लियर, आपको इस तरह से वापस रिट्रेस करके जाना पड़ता है, और ये पूरा ट्राइंगल कंसीडर करेंगे तो यहां से हमें थीटा मिलेगा, साइन थीटा की वैल्यू 0.75 आएगी। यहां पर साइन थीटा की वैल्यू पूछी गई थी, इसका मतलब इसका आंसर जो है वो 0.75 में आएगा हमारा, क्लियर, इसका आंसर बच्चों 0.75 में आएगा, क्लियर। इसकी ज्योमेट्री ये 30 एंगल है, तो ये वाला एंगल भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा, क्लियर। इस तरह से सॉल्व करना था इसको। यहां पर हमने ब्रूस्टर एंगल लगाया, ब्रूस्टर लॉ, और यहां लगाया हमने स्नेल्स लॉ, क्लियर। तो इस ट्राइंगल को अगर हम बाहर निकालते हैं तो यहां से हमें ये थीटा एंगल मिल गया 0.75, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपका, एरर्स का क्वेश्चन है, बेसिकली वेव ऑप्टिक्स से है, लेकिन एरर का क्वेश्चन है। कह रहा है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म टू डिटरमाइन द स्लिट विड्थ यूजिंग इक्वेशन बी डी बाय कैपिटल डी इक्वल्स टू एम लैम्डा। इक्वेशन यहां पर दे रखी है बच्चों हमें, बी डी बाय कैपिटल डी इज इक्वल्स टू एम लैम्डा, बी डी बाय कैपिटल डी इज इक्वल्स टू एम लैम्डा। बी जो है वो स्लिट विड्थ है, डी आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन है, स्मॉल डी आपकी डिस्टेंस बिटवीन mth डिफ्रैक्शन मैक्सिमा है, ठीक है। वैल्यूज दे रखी है यहां पर, m की वैल्यू दे रखी है 3, d की वैल्यू दे रखी है 5, और कैपिटल D की वैल्यू दे रखी है 1। तो इससे हम एक तरह से क्या करते हैं, यहां से हम b निकाल लेते हैं पहले, तो b हो जाएगा हमारा m लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, स्मॉल b हो जाएगा आपका यहां से m लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। वैल्यू पुट करें बच्चों, m की वैल्यू देखिए 3, लैम्डा की वैल्यू भी यहां पर आपको गिवन है, लैम्डा है ये रहा 600 नैनोमीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 1, डी है आपका 5 इंटू 10⁻⁻3, क्लियर, ये आएगा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो +3 ऊपर चला जाएगा, 3 6 जा 18, 18 डिवाइड बाय 5, ये कुछ 18/5 10⁻⁻4 की टर्म्स में आ गया। b की वैल्यू आ गई है हमारे पास में, इसको रख लेते हैं यहीं पे। अब आपसे पूछा जो गया है वो पूछा गया है एब्सोल्यूट एरर इन दी वैल्यू ऑफ b। यहां जो पूछा गया था, यहां पूछा गया था एब्सोल्यूट एरर इन दी वैल्यू ऑफ b। तो b का जो एक्सप्रेशन है वो ये आया हमारे पास। अच्छा, यहां पर एरर किस किस में दे रखी है, एरर को हम लीस्ट काउंट की टर्म्स में भी लेते हैं। तो लीस्ट काउंट देखिए यहां पर एक तो दे रखा है कैपिटल डी का और स्मॉल डी का। कैपिटल डी का लीस्ट काउंट जो है वो 1 सेंटीमीटर है, और स्मॉल डी का लीस्ट काउंट जो है वो mm में है, ठीक है। तो बेसिकली एरर का इक्वेशन यहां पर b के लिए बनाएंगे तो डेल्टा b बाय b इज इक्वल्स टू डेल्टा d बाय d प्लस डेल्टा स्मॉल d बाय d, इस तरह से बन जाएगा। और इसमें ये जो डेल्टा b है इसी को कहा जाता है बच्चों एब्सोल्यूट एरर। एरर की इक्वेशन फॉर्म करेंगे यहां से, m और लैम्डा में तो कोई एरर है नहीं, एरर है आपकी कैपिटल D और स्मॉल d में, क्योंकि उनके लीस्ट काउंट्स यहां पर गिवन है।
तो इस तरह से वैल्यू हो जाएगी। इनकी वैल्यू पुट करते हैं, देखिए डेल्टा बी बाय स्मॉल डी। डेल्टा डी जो है वो आपके डी का लीस्ट काउंट कितना है, 1 सेंटीमीटर। इसको आप चेंज करें तो ये हो जाएगा 10⁻⁻2 अपॉन में डी की वैल्यू मीटर में कितनी है, 1। डेल्टा स्मॉल डी का लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर में और डी की वैल्यू है 5 प्लस 1/5। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, डेल्टा वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/100 प्लस 1/5 इनटू में मल्टीप्लाई करना होगा आपको बी से। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहां पर एलसीएम आ जाएगा 21 डिवाइड बाय 100 इंटू बी। 21 डिवाइड बाय 100 मतलब 0.21 इंटू 18/5 इंटू 10⁻⁻4। ये आपके पास डेल्टा बी एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू आ रही है। कैलकुलेशन यही है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कुछ 0.756 इंटू 10⁻⁻4 आएगी और इसको पॉइंट्स एडजस्ट करने के बाद में ये 75.6 इंटू 10⁻⁻4। ये आपका फाइनल 10⁻6 में आपका डेल्टा बी एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट हो जाएगा बच्चों। 75.6 इंटू 10⁻6। इसका जो आंसर आया वो आया हमारे पास में 75.6 इंटू 10⁻6 डेल्टा बी। इस तरह से एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करने से आपको ये वैल्यू मिल जाती है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपके एटॉमिक फिजिक्स का क्वेश्चन है। यहां पर टी की वैल्यू जो है वो दे रहा है आपको z² h² अल्फा पाई स्क्वायर a0² m/n/kb। यहां पर आपसे पूछा है a0 इज द फर्स्ट बोहर्स रेडियस, ये बोल रखा है यहां पर, और वैल्यू ऑफ अल्फा पूछी गई है। यहां पर ये अल्फा है बेसिकली, ये वाला अल्फा, इस अल्फा की वैल्यू पूछी गई है। क्लियर? केबीटी हैज द सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बराबर है और ये बोहर्स मॉडल को जो है ये फॉलो कर रहा है ये इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को देखो हम बनाते हैं कैसे। देखिए अगर ये बोहर्स मॉडल को फॉलो कर रहा है तो बोहर्स क्वांटम कंडीशन जो होती है वो होती है बेटा 2π Rn इज इक्वल्स टू n लैम्डा। क्लियर? बोहर्स के मॉडल को अगर फॉलो कर रहा है ये मॉडल तो बोहर्स क्वांटम कंडीशन होती है 2π R इक्वल्स टू n लैम्डा। यहां से लैम्डा की वैल्यू जो है वो हो जाती है 2π Rn डिवाइड बाय n और nth ऑर्बिट की जो रेडियस होगी उसको हम लिख सकते हैं a0 n²/z। a0 इज द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, ये दे रखा है आपको फर्स्ट बोहर ऑर्बिट रेडियस। तो nth बोहर ऑर्बिट रेडियस जो है वो a0 n²/z हो जाएगा। इसको अगर हम यहां पुट कर दें तो लैम्डा क्या हो जाएगा आपका 2π/n इंटू a0 n²/z। n से आपका n कैंसिल हो गया। हमारे पास में लैम्डा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई देखिए 2π a0 डिवाइड बाय z। और ये जो लैम्डा है ये आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बराबर है, ये भी कह रहा है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ को आप लिख सकते हैं h/p और p कैन बी रिटन एज 2mkb इंटू t। इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2π, हाँ ये यहां एक n और होगा, हाँ n² से n कैंसिल हुआ तो एक n बचेगा। अब ये वैल्यू, इस वैल्यू का स्क्वायर कर दो क्योंकि हमें t की वैल्यू चाहिए, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 4π² a0² n² इक्वल्स टू h² z² डिवाइड बाय 2mkbt। इस t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें इस तरफ तो ये हो जाएगा बच्चों h² z² डिवाइड बाय यहां पर 4π² a0²। अब यहां पर ये जो n है ये आपका क्वांटम नंबर है और ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में। क्वांटम नंबर देखिए, ऑर्बिटल नंबर ये कह रहा है n इक्वल्स टू 3, तो n की वैल्यू यहां पर पुट करते हैं तो 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 9। क्लियर? इनटू में 2mkb, ये बन रही है इक्वेशन। तो ध्यान से देखिए ये हो जाएगा 9 2 जा 18, 18 4 जा 72 या 36 इंटू 2। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है h² z² डिवाइड बाय 72 π² a0² m इंटू kb। ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई। देखिए अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से आप कंपेयर कर लीजिए, तो कंपेयर करेंगे तो आपको अल्फा की जो वैल्यू है वो 72 मिल जाएगी बच्चों। इसको सिंपली कंपेयर करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आपकी क्या आ रही है 72। क्लियर? ये हमारा आंसर हो जाएगा।
क्लियर। तो ये जो पेपर 1 के इंटीजर सेक्शन के क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स हैं। क्लियर, ज्यादा टफ नहीं थे, एक आध क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा टफ टू मॉडरेट था, बाकी इजी क्वेश्चंस थे। इन क्वेश्चंस को आई होप आप लोगों ने अच्छे से सॉल्व और अटेम्प्ट किया होगा। क्लियर, चलिए मिलते हैं इसके आगे के सॉल्यूशंस के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ओके, सो गुड इवनिंग बच्चों। जे एडवांस पेपर 1 के कुछ क्वेश्चन से लास्ट देख लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 14, लिस्ट 1 shows 4 configurations each consisting of a pair of ideal electric dipoles. Each dipole has a dipole moment of P oriented as marked by the arrows in the figure. हमको क्वेश्चन के अंदर डाइपोल का डायरेक्शन दिया हुआ है कि किस तरह से वो अरेंजमेंट है उनका। तो ये आपके पास डाइपोल P है, यहां पे भी ये डाइपोल। देखिए आपके पास में डिफरेंट केसेस हैं, 4 केसेस हैं PQR। इन सब में क्या दिया गया, अरेंजमेंट दिया गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं डिस्टेंस कितना है, 2r अपार्ट अलोंग x डायरेक्शन, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द 2 डाइपोल्स इज x। ये जो डिस्टेंस दी गई है बच्चों, ये x दी गई है। अब आपसे पूछ रहा है कि पॉसिबल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द x इन द गिवन लिस्ट 2। पहले लिस्ट 1 में दिया गया है आपका ओरिएंटेशन ऑफ द डाइपोल्स, किस पोजीशन में उनको रखा गया है, और पॉइंट x पर जो आपको पॉइंट x दिख रहा है, मिडवे लाइन ज्वाइनिंग दी 2 डाइपोल्स, उसके मिड में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसके लिए लिस्ट 2 में हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सबसे P, लिस्ट 1 में P चेक करो। मेरे पास में डाइपोल इस तरह से अरेंजमेंट है बच्चों। अब आप चेक करें इसके अंदर, जब भी मेरे पास डाइपोल की बात होगी तो इसके मिड के अंदर इट मींस डाइपोल की ये वाली जो पोजीशन होगी अलोंग दी डाइपोल एक्सिस, ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक्सियल पोजीशन जस्ट। और इसके परपेंडिकुलर जो पोजीशन होगी इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन। और इक्वेटोरियल पोजीशन पे बच्चे हम जाते हैं कि डाइपोल मोमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट होता है। तो हमें पता है इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ। ये भी P है, डाइपोल मोमेंट सेम है, सेम पोजीशन है, क्योंकि मिडवे ऑफ दी डिस्टेंस है। ये R है, ये x पॉइंट है, ये डिस्टेंस R है, तो ये भी कुछ R है। तो बोलो कितना हो गया, ये भी इसी डायरेक्शन में होगा। मैग्नीट्यूड क्या होता है डाइपोल का ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन पे, बहुत सिंपल है, KP/r³। मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, डायरेक्शन लिखूंगा तो माइनस KP वेक्टर r³ आ जाएगा, बेसिक है। तो मैं ओनली मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, तो सिंपल दैट इज KP/r³। दोनों एक ही डायरेक्शन में, सिंपल है, सिंपल एडिशन होगा, अलजेब्रिक सम की तरह कितना बन जाएगा, 2KP/r³। तो बताओ ऐसा कौन सा अच्छा ऑप्शन के अंदर इन्होंने K का वैल्यू भी डाला हुआ है, तो चेक कर लेना 1/4πε0। तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 उठ जाएगा, P/2πε0r³। और डायरेक्शन क्या है, यदि ये डायरेक्शन x दिया हुआ है और ये y है तो किस डायरेक्शन में आ रहा है बोलो, -j में, तो -j। तो चेक कर लेते हैं ऐसा कौन सा दिया हुआ है। हमारे पास ऐसा ऑप्शन जो है सेकंड ही दिया हुआ है यहाँ पे। तो हमारे पास P में क्या हो गया, 2। चलो सेकंड देख लेते हैं Q में। Q का देखो ओरिएंटेशन, मेरे पास में इस डाइपोल की वजह से यहाँ पे किधर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट। और इसमें किधर आएगा, ऊपर की तरफ। बोलो ऊपर की तरफ मीन्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में। और दोनों कितने होंगे बोलो, सेम ही होंगे, KP/r³, दैट इज KP/r³। तो बोलो बच्चों नेट कितना हो गया, 0। ऐसा कौन सा दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन। तो ये आपके पास में हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थर्ड ऑप्शन चेक करो, बहुत आसान है। इसमें क्या होगा देखो, P की वजह से x पे जो डाइपोल होगा बच्चों, डाइपोल मोमेंट P यहां, इसकी वजह से x पे कितना होगा, कौन सी पोजीशन है, इक्वेटोरियल। तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है, बोलो किस डायरेक्शन में आएगा, पीछे। कितना होगा, KP/r³। और बच्चों इस डायरेक्शन में, इस वाले के लिए, डाइपोल के लिए, इसके अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट ही होगा। तो इसी डायरेक्शन में कितना होगा बोलो वैल्यू, दैट इज 2KP। ट्वाइस होता है ना एक्सियल पोजीशन पे, यस, 2KP/r³। चेक करो जरा, ऐसा कुछ मेरे को ये किसमें दिया हुआ है, ये आपके पास डायरेक्शन हो गया J कैप, यदि मैं बात करूं तो। और ये डायरेक्शन कैसा हो गया, ओके, ये डायरेक्शन हो गया बच्चों I,
आई कैप। और डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या हो गया, यदि ये x है ये y है तो नीचे क्या हो गया बोलो, माइनस जे कैप। तो सोल्व कर लो इसको, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बनेगा, ये 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट बनेगा। तो ऐसा हमारे पास कहाँ दिया हुआ है, तो 2i और माइनस का j हमको दिख रहा है, कौन सा हो गया, फोर्थ ऑप्शन। तो यहां लिख देता हूं मैं अलग से, सी में क्या आ गया आपके पास, फोर्थ ऑप्शन। इसके बाद फिफ्थ में चेक करो, PQRS फोर्थ वाला, इसकी वजह से डायरेक्शन बोलो किस तरफ होगा, इसी तरफ, कितना 2 kp/r³। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे इसकी वजह से इसी डायरेक्शन में एड ऑन हो जाएगा 2 kp/r³, सिंपल एल्जेब्रिक सम की तरह हो जाएगा। 2 और 2 कितना हो गया 4, दैट इज 4 kp/r³। तो ऐसा कौन सा है, 4 kp उड़ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 से, तो कितना आ जाएगा p/पाई एप्सिलॉन नॉट r³। लेकिन डायरेक्शन कौन सा होगा ये वाला बोलो, आई कैप। तो ये डायरेक्शन आ गया आपके पास में, तो दैट इज अ फिफ्थ ऑप्शन। तो लिख सकता हूं यहाँ पे एस पे कितना आ गया, फिफ्थ। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया मेरे पास, पीछे देख लो, P में 2 Q में 1, P में 2 Q में 1, C और D दोनों है, उसके बाद R में क्या होगा, यस 4 और S में 5, थर्ड ऑप्शन टिक हो गया। आई थिंक सबसे आसान क्वेश्चन था ये, तो कोई बच्चा कर सकता था, बस उसको डायरेक्शन पता हो और मैग्नीट्यूड पता हो कि कितना मैग्नीट्यूड होता है एक्सियल और इक्विटोरियल पोजीशन ड्यू टू द डाइपोल मोमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों एसी का है, ये एसी जो बना चैप्टर, ए सर्किट विद एन इलेक्ट्रिक लोड हैविंग इंपेडेंस जेड। इंपेडेंस क्या है, नेट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, कौन कौन से, कैपेसिटिव, इंडक्टिव, इंडक्टर की वजह से और रजिस्टर की वजह से, ठीक है। कनेक्टेड विद एन एसी सोर्स एज शोन इन फिगर, सोर्स वोल्टेज, देखो वोल्टेज आपके पास में किसका फंक्शन दिया हुआ है, साइन का। तो आपके पास इस इक्वेशन का कंपेयर कर लो फटाफट, V0 साइन ओमेगा टी, वेर टी इज अ टाइम इन सेकेंड एंड लिस्ट 1 इज शोज, तो वही है हमारे पास फंक्शन ऑफ द टाइम आर गिवन इन। सबसे पहले देखो सर्किट आपको दिया हुआ है, यहां से ओमेगा का वैल्यू बोलो कितना आ रहा है हमारे पास, 400, क्योंकि जरूरत पड़ेगी अभी निकालेंगे तो 400। चलो अब मैं आगे कर लेता हूं, V0 का वैल्यू कितना आ गया, 300 वोल्ट। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या सर्किट दिया हुआ है। सबसे पहले बच्चों देखो प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में करंट एंड वोल्टेज आर इन द सेम फेज, बहुत सिंपल है। तो मेरे पास यहां से I0 का वैल्यू कितना आएगा, बोलो सॉरी, हाँ I0 का वैल्यू कितना होगा, V0 अपॉन में R, कितना आ गया V0, अभी हमने देखा था पीछे, चेक कर लो कितना आ रहा है 300। सो 300 अपॉन R का वैल्यू कितना हो गया 30, ये आ गया बच्चों 10 एम्पियर। तो यहां से मैं लिख सकता हूं 10 एम्पियर इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है ये I का। तो I की इक्वेशन भी कैसे होगी, सिंपल यही होगी, क्योंकि सेम फेज में है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिख रहा हूं मैं, I0 साइन ओमेगा टी, ओमेगा का वैल्यू वहां 400 था, I0 का वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, कितना आ गया है 10 है ये। अब ग्राफ में सिंपल चेक करो सेम फेज में कौन सा है, तो सेम फेज में कौन सा ग्राफ दिख रहा है आपको, 1 2 3 में देखो I का करंट, मैक्सिमम वैल्यू t बराबर 0 पे वैल्यू कितना आ रहा है 0, तो ऐसा मुझे ये तो दिख नहीं रहा, ये भी गलत हो गया मेरे पास में, t बराबर 0 पे ये गलत है, t बराबर 0 पे यहाँ पे देखो बिल्कुल t बराबर 0 पे 0 आ रहा है। और चेक करो क्या ये हमारे पास में 400t के लिए मैक्सिमम वैल्यू बनेगी, यस बिल्कुल बनेगी। तो दोनों ऑप्शंस में मेरे पास ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ पे और ऑप्शन नंबर 3 है। इसके बाद में आगे भी चेक कर लेते हैं, आगे कौन सा आएगा मेरे पास में, देखो t बराबर 0 पे वैल्यू यहाँ पे अलग है, यहाँ पे तो दोनों गलत है, तो ऑप्शन कौन सा होना चाहिए भाई, सेम फेज में हमारे पास t बराबर 0 पे चेक करो 0, यहाँ पे भी t बराबर 0 पे 0, तो आपके पास में 10 एम्पियर का वैल्यू होना चाहिए मैक्सिमम। ऐसा कौन सा ग्राफ है जहां पे मैक्सिमम वैल्यू 10 एम्पियर आ रही है, इन दोनों में, यहाँ 5 आ रही है बच्चों, देखो बस थोड़ा सा बस आपको पहचानना है, एक्सट्रीम पॉइंट्स को देखना है कहां पे क्या वैल्यू मिल रही है। यहाँ पे कितना आ रहा है 10, तो बहुत आसान हो गया, इसका मतलब P में क्या आ गया मेरे पास, थर्ड ऑप्शन आ गया, तो मैं यहाँ कर सकता हूँ P में थर्ड आ गया मेरा। चलो अब Q चेक कर लेते हैं, Q आपके पास कौन सा सर्किट है, बहुत सिंपल है, LR सर्किट दिया हुआ है, यहां से XL निकाल लो फटाफट, इसका XL कितना होता है, ओमेगा इंटू L होता है बच्चों, फटाफट इसका वैल्यू डालो, ओमेगा कितना है अभी हमने लिखा है पीछे 400, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इंटू L कितना है 100 मिली एम्पियर, मिली हेनरी, मिली का मतलब 10⁻⁻3, जरा इसको सॉल्व करो फटाफट, ये आ गया 40 ओम।
और ये आपके पास 30 ओम आ गया रेजिस्टेंस जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। इसका मतलब मेरे पास, मैं सर्किट की बात करूंगा तो मैं जरा देख लेता हूं, यहाँ पे मेरे पास रेजिस्टेंस होगा और यहाँ पे आई सेम डायरेक्शन में होंगे। तो जरा चेक करो, मेरे पास में इंडक्टर हमेशा पीछे रहता है, तो कितना दिया हुआ है बताओ, ये 40 और ये कितना दिया हुआ है 30, तो मैं इसको कहीं ना कहीं यही आएगा नेट रेजिस्टेंस, इंपेडेंस ऑफ द सर्किट कितना होगा, ये tan थीटा कुछ, कितना बनेगा बोलो 4/3, कितना एंगल होगा ये 53 डिग्री। अच्छा, आपसे यहां इस ग्राफ में क्या चेक करवाएगा, ये चेक करवाएगा कि नेट इंपेडेंस कितना है, 40 और 30 का नेट कितना होगा 50, तो 50 ओम होगा बच्चों, 50 ओम जो नेट रेजिस्टेंस आ रहा है इंपेडेंस ऑफ द सर्किट, इसको डिवाइड करो वोल्टेज से, वोल्टेज को डिवाइड करो इससे, तो बोलो कितना वोल्टेज है 400। चेक करते रहना भाई, ये दिया हुआ है V नॉट का वैल्यू 400, सो कितना हो जाएगा 400 अपॉन, यहां से कितना आ गया आपके पास में 40 और 30 का 50, कितना आ गया आपके पास में 8 एम्पियर आ गया। ये आपके पास क्या है, ये वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, मैक्सिमम आ रही है 50, हाँ 8 एम्पियर मैक्सिमम। अब t बराबर 0 पर चेक करो जरा, ऐसा ऑप्शन हमारे को कहां दिख रहा है, तो चेक करो यहां पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है आई नॉट का, मैक्सिमम आई नॉट का वैल्यू कितना होगा t बराबर 0 पर, यस मैक्सिमम आई 8 एम्पियर होगा, एम्पलीट्यूड है। बट आपका जो इक्वेशन है क्या लिखोगे, आई का इक्वेशन फटाफट देखो, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, जो कितना दिया हुआ है 400t। चेक करो जरा यहाँ पे आगे है या पीछे है, वोल्टेज से ये पीछे है, कितना दिया हुआ है माइनस का 53 डिग्री, आई थिंक यही होगा। तो 53 माइनस है मतलब पीछे है करंट वोल्टेज से, कितना दिया हुआ है पीछे 53 डिग्री। ओके, तो ऐसा इक्वेशन कौन सा दिया हुआ है आपको, चेक करो जरा। फर्स्ट दिया हुआ है क्या, t बराबर 0 पे 0 इम्पॉसिबल है, 0 होगा ही नहीं, वैसे रिजेक्ट हो गया। इसमें भी t बराबर 0 पे नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन जरा देखो, t बराबर 0 पे वैल्यू कितना आ रहा है, 5 से ज्यादा आ रहा है 100%, 5 से कुछ ज्यादा आ रहा है तो पॉसिबल है कि सेकंड ऑप्शन। अच्छा, बट यहाँ पे करंट देखो, करंट लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, करंट हमारे पास क्या कर रहा है यहाँ पे लैग कर रहा है। तो हमारे पास इसमें जो वैल्यू आ रही थी वोल्टेज की वो यहां से शुरू हो रहा था और ये उससे क्या कर रहा है, लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा 53 डिग्री से। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ ऑप्शन चेक करो एक बार इसमें। t बराबर 0 पे देखो यहाँ पे वैल्यू, इसके बाद में आपके पास में 5 से ऊपर कुछ वैल्यू है, तो आपके पास में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे पास में एक बार, तो सबसे पहले कितना आया नेट इंपेडेंस, बोलो कितना आया बच्चों इसका, Z बराबर 50, यहां से करंट कितना आया 8 एम्पियर। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे पास में सर्किट आगे है या पीछे है, लैग कर रहा है या आगे हेड कर रहा है। इसको अब चेक कर लेते हैं, पहला ऑप्शन हो गया, दूसरे में देखो फटाफट। तो मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन P में थर्ड, P में थर्ड कहां दिया हुआ है, ये रहा। नेक्स्ट करो, Q में कितना आ गया 8 एम्पियर का वैल्यू है, चेक कर लो फटाफट। ये वाला ऑप्शन होगा नहीं, कौन सा होगा बताओ इन दोनों में से लास्ट। IT का वैल्यू t बराबर 0 पे -5 बैक करेगा या लीड करेगा, ये आगे क्या हो जाएगा लीड हो जाएगा, पीछे क्या हो जाएगा लैग करेगा। तो ये आपके पास सीधा ऑप्शन आ गया 5। वैसे भी आपको वैल्यू से चेक कर सकते हो, t बराबर 0 पे नेगेटिव आएगा। ठीक है, चलो बैक कर लेते हैं। इसके बाद थर्ड ऑप्शन पे आ जाओ, आपके बार LCR सीरीज में दे दिया, LCR सीरीज में 25 मिली एम्पियर का निकालो फटाफट, 25 इंटू 10⁻³ इंटू ओमेगा कितना है 400। भाई जरा इसको सॉल्व कर लो, कितना आ गया 10⁻³ 1000 डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 2 जीरो से यहां उड़ा दो, 25 चौका 100, 10 आ गया 10 ओम। यहां से बोलो XC कितना आ गया भाई 1/ωc, इसका वैल्यू फटाफट बताओ कितना आएगा। ओमेगा वही हमारे पास 400 और C का वैल्यू कितना है 50 माइक्रोफैराड, 10⁻⁻6 ऊपर कर देता हूं मैं, तो जरा देखो कितना आ गया 10⁻⁻6, तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सिंपल है। बोलो कितना आ गया, 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो, ऊपर कितना बच गया 1000/20, कितना आ गया 50 ओम। आपके पास XL आ गया, आपके पास XC आ गया 50, तो बोलो 50 माइनस कितना हो गया
इसका यदि मैं फेजर यहां बना दूं तो देखो जरा, ये आपके पास रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ इसका 30। इसमें देख लेना भाई कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई हो, बस 4 पंजा 20, हाँ यस 50, और ये कितना आ गया 10। तो बोलो मेरे पास XC ज्यादा है तो XC ऊपर है, कितना आ गया बोलो ऊपर 40, तो यहां लिख देता हूं मैं 40 ओम। ये कितना है 30 ओम। तो आपके पास क्या हो गया, अब की बार आगे हो गया कितना 4/3, वही 53 डिग्री एंगल। इस बार क्या है आपके पास में कैपेसिटेंस ज्यादा, इस पे क्या हो रहा है कैपेसिटी हो गया ना सर्किट, क्योंकि X इज ग्रेटर देन XL। तो यहीं से आपको देखना है कि वैल्यू कितनी आ रही है जेड की नेट 40 और 30 अगेन 50 ओम। 40 और 30 का अगेन रेजिस्टेंस क्या आ गया नेट इंपेडेंस 50। तो 50 40 400/50 कितना होगा 8। देखो इसमें लीड कर रहा है कौन, करंट लीड करेगा किसको, वोल्टेज को। तो जरा देखो ऐसा कौन सा है, इसमें कहीं करंट लीड कर रहा है क्या वोल्टेज को, यस। किस केस में कर रहा है, देखो इसमें कर रहा है, इसमें कर रहा है सेकंड वाले में, और देखो इसके अलावा और कहीं नहीं कर रहा, सब में क्या कर रहा है लैग कर रहा है। तो डायरेक्ट ऑप्शन आ गया मेरे पास में कौन सा, सेकंड वाला। तो ये आपके पास में हो गया। नेक्स्ट चलते हैं डी, बहुत आसान है, आपने गणित करी होगी, बहुत सिंपल हो जाएगा। देखो भाई 125 वही सेम है 10⁻³ इंटू 400, जरा बोलो कितना आ गया 125 गुना 4 कितना होता है 500। तो मैं सिंपल गणित करोगे 50 ओम। ये कितना है भाई 50 इंटू यहां से 1 ओमेगा सी कितना है 50, 10⁻6 को ऊपर ले रहा हूं मैं, और वही 400। सॉल्व करो जरा कितना आ गया। ये भी आपके पास सॉल्व करोगे 2 पावर हटा दो 1000 5 चौक 20, 50 ओम आ जाएगा। सॉल्व कर लेना भाई 10⁻3 उड़ा दो 1000/20 50 ओम और 50 ओम। बोलो ये आपके पास में रेजिस्टेंस कितना दिया है 60 ओम। ये दोनों क्या है बराबर, तो कैंसल आउट। तो सिंपल क्या आ गया मेरे पास, वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेज। तो कितना आ गया बोलो 60 से डिवाइड कर दो, ठीक है। सेम फेज में आएगा, ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है जरा देखो पीछे, 0 से चालू हो रहा है, थर्ड तो हम कर चुके हैं, और कौन सा है फर्स्ट हो चुका है। तो देखो जरा कौन सा ऑप्शन है लास्ट, एस में कौन सा दिख रहा है फर्स्ट। सेम फेज में वैल्यू होगी, जरा चेक कर लो। तो ये आपके पास सॉल्यूशन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। एसी का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, एलसीआर सीरीज में थे, एलसीआरसी के कॉम्बिनेशन बना के दिए हुए थे। चेक कर रहा था कि करंट आपके सामने वोल्टेज से लैग कर रहा है या उसको आगे चल रहा है, सिंपल सी बात है ना। तो यह आपको देखना था कि करंट आगे है या वोल्टेज से पीछे है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो आपको सिंपल मिल गया, यहाँ पे एस के साथ क्या हो जाएगा 1 ऑप्शन। चलो भाई, तो P3 हो गया था, Q का कहां बता दिया C का 2 हो गया, PQR, ठीक है। तो चेक कर लो P3 Q5 R2 S1, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये जो सिंपल क्वेश्चन है मॉडर्न फिजिक्स का है, इसमें बहुत सारी चीजें हो सकता है, बड़े डाउट होंगे, लेकिन इसमें 2 ऑप्शन देखने पर आपका आंसर बड़ा मैच हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आपको इसकी पूरी नॉलेज हो या पूरा डेरिवेशन आपको किया हुआ हो मॉडर्न फिजिक्स में एनर्जी निकालने के लिए, तभी आपको क्वेश्चन याद रहेगा। इसमें 1 या 2 ऑप्शन के बाद आपको ऑप्शन इजीली अवेलेबल मिल जा रहे हैं, और बहुत आसान क्वेश्चन इसलिए हो जाता है क्योंकि डाउट नहीं है। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, हमने सिंपल पढ़ा है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है अभी तक, ये आपके पास में सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए था, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस के लिए था, ये है ना, जिसमें हमने कहां पढ़ा है हाइड्रोजन एटम के लिए पढ़ा था, और हमने कहां पढ़ा है बोर के लिए। इसमें देखो नीचे दे भी रखा है इन्होंने, ओके, ये रहा एनर्जी ऑफ रेडिएशन ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लाइक एटम्स, लास्ट ऑप्शन। तो ये डायरेक्ट आपका पी में क्या हो जाएगा भाई 5। स्टेटमेंट बेस है, आपको जस्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपके पास में E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z-1 का होल स्क्वायर। आप जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखते हैं तो वहां पे जो आपके पास में एनर्जी बाइंडिंग पर न्यूक्लियन जो ली जाती है, वहां पे ओनली कंसिडर किया जाता है न्यूक्लियस को, वहां पे कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन को कंसिडर नहीं किया जाता है।
लेकिन जैसे ही आप इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन बिटवीन द प्रोटॉन्स कंसीडर कर लेंगे तो कंप्लीट डेरिवेशन चेंज हो जाता है, और वहां पे एक फैक्टर आ जाता है कि आपके पास में जो एनर्जी होगी वो आपके पास कितना होगा और किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका एक प्रॉपर फॉर्मूला है, आफ्टर डेरिवेशन आता है, उसमें एक z-1 करके एक टर्म आ जाता है आपके पास में, आपको ये देखना पड़ेगा। चलो, तो मेरे पास में क्या दिया हुआ है, फंक्शन डिपेंडेंसी ऑफ एनर्जी ऑन द एटॉमिक नंबर z, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, तो आपको यहां पे पता होना चाहिए। तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z-1 का होल स्क्वायर, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z इंटू z-1। तो मैंने जो भी एक्सप्लेन किया है वो आपका R का है कि आपके पास में एनर्जी न्यूक्लियन पर न्यूक्लियन जो है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये एनसीईआरटी में भी इसका बहुत अच्छे से डायग्राम दिया हुआ है इस टाइप में, अगर जो आपने देखा होगा तो। इस टाइप में यहां से शुरू होता है ना ग्राफ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, वहां पे एनसीईआरटी में भी स्टेट मिल जाएगा आपको कि वहां पे यदि वो रिपल्सन को कंसीडर करेंगे, मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को कंसीडर करेंगे, तो वहां पे जो एनर्जी का रिलेशन निकल के आता है आफ्टर डेरिवेशन, हालांकि एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया होगा, वो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z इंटू z-1 दिया होता है डायरेक्टली, तो इसमें लिखा भी है इन्होंने। सेकेंड है इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट ऑफ द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी फॉर द स्टेबल न्यूक्लियर विद मास नंबर्स, और सेम एवरेज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर फॉर स्टेबल न्यूक्लियाई विद मास नंबर इन द रेंज ऑफ दिस, सेम स्टेटमेंट है। डिफरेंस क्या है, एवरेज न्यूक्लियर बाउंडिंग एनर्जी, इसमें तो क्या होगा, इसके लिए नहीं है, इसके लिए तो फॉर्मूला क्या बनेगा, Z के लिए प्रोपोर्शनल, बट जैसे उसने लिख दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट ऑफ द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, मैंने अभी बोला कि जब आप प्रोटॉन के रिपल्सन को कंसीडर कर लेंगे, मींस यू हैव टू कंसीडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, देन फॉर्मूले में कुछ चेंज हो जाएगा, और वही चेंज आपके पास ये दिख रहा है। ठीक है, तो ये कब बनेगा आपके लिए, 2 के लिए हो जाएगा ये ऑप्शन। अब इस फॉर्मूला को देख लेते हैं, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z-1 का होल स्क्वायर। जरा चेक करना, ये आपके पास में जो एक्स रेज है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, एक है करैक्टरिस्टिक्स एक्स रेज और दूसरा है कॉन्टिन्यूअस एक्स रेज। तो ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, वो होता है z-1 का होल स्क्वायर, और ये नोट्स में लिखवाया जाता है हर जगह, है ना। देखिए जरा, 1/n1 का होल स्क्वायर माइनस 1/n2 का होल स्क्वायर, ये एनर्जी है आपके पास में। सिंपल, किसके लिए है ये, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स रेज के लिए, बहुत सिंपल है। तो डायरेक्ट यहां से फॉर्मूला बेस आ गया, तो किसके प्रोपोर्शनल है, z-1 के प्रोपोर्शनल है, तो कौन सा ऑप्शन आ गया यहां से, 1। अब देखो, बाकी अगर जो पता भी नहीं हो तो भी आपका आंसर आसानी से एग्जाम में मिल जा रहा है। चेक करो जरा, मेरा एक बार इसका वो देख लो ऑप्शन, P कितना आ रहा है, 512, चेक करो 512, एक ही ऑप्शन दिया हुआ है ऐसा, 512, दैट इज ए थर्ड ऑप्शन। S में 4 है, S में 4, दैट इज E इज द प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ द Z। सिंपल है, एवरेज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का, सिंपल सी बात है, क्योंकि वहां पे वैल्यूज क्या है, लगभग कांस्टेंट हो जाती है, तो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड नहीं करता है। इनके बाद में आप देखोगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर लगभग क्या होती है, कांस्टेंट, डज नॉट डिपेंड ऑन दी एटॉमिक नंबर, मींस दैट इंडिपेंडेंट ऑफ द एटॉमिक नंबर। बहुत सिंपल है एनसीईआरटी का, यदि एनसीईआरटी में किसी को पता हो इस डायग्राम के बारे में तो ये क्वेश्चन आराम से सही करके आ जाएगा। बस दिक्कत थोड़ी सी इसमें होगी और इसके लिए होगी, ये अक्सर नोट्स में लिखाया जाता है तो कोई जरूरत नहीं है, ये आपको पता है, ये तो हर बच्चा पढ़ता है, स्कूल का हो चाहे जेई और नीट की तैयारी कर रहा हो। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन था ये। चलो, इसके पीछे कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है भैया, इसमें आपको चेक करना था कि सर्किट आगे लैग कर रहा है या लीड कर रहा है ना, तो कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है, उसी के कॉन्सेप्ट पे सिंपल गणित का क्वेश्चन बेस, मतलब मैथ्स बस थोड़ी सी पता हो आपको, और वैसे भी जेईई एडवांस का क्वेश्चन है तो मैथ्स स्टूडेंट हो, सब पता है आपको। चलो, इसके अलावा कोई डाउट हो तो पूछिएगा। आई थिंक मैच द कॉलम, जहां तक जो 3 क्वेश्चन मैंने कराए आपने देखोगे, मैच द कॉलम लगभग बच्चों ने सही किया, क्योंकि इसमें आसान थे, ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं हो रहा था कि जहां बच्चा फंस रहा हो कि इसमें डाउटिंग का केस हो कि सेकंड होगा थर्ड होगा। अगर 4 में से किसी को 2 पता है तो भी हो जा रहे हैं, 4 में से 3 पता है तो श्योरिटी के साथ उसका क्वेश्चन सही हो रहा है। तो काफी आसान थे, मैच द कॉलम ज्यादा हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल था। चलो ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।